ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, आज चिन्मय मांडलेकर जी एक बार फिर से हमारे चैनल पर आए हैं। सबसे पहले तो मैं उनका हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे चैनल के लिए फिर से एक बार समय निकाला। और अभी जो मित्र महाराष्ट्र के बाहर से जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि 22 अप्रैल को शिवराज अष्टक इस फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म शेर शिवराज थिएटर में रिलीज हुई है। और उसी फिल्म के रिलीज होने के उपलक्ष्य में चिन्मय सर हमारे चैनल पर आए हैं और उसके बारे में हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप आखिर तक प्लीज पूरा जरूर देखना। तो चिन्मय सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ प्रतीक। आप कैसे हो? बढ़िया हूँ बहुत सर। अब सारी मुझे तो फिल्में बहुत, रिलीज हो रही है, आप बहुत बिजी बिजी होंगे। हाँ बिजी भी हूँ, पर मुझे बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्नता है। हम जो भी आगे प्रश्न पूछे उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आप, दिक्पाल लांजेकर जी और शेर शिवराज फिल्म की जितनी भी टीम है उनका मैं और हमारे पूरे चैनल की तरफ से मेरे हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप इस इतिहास को आज की जनरेशन के सामने लेकर के आ रहे हैं। ये बहुत बहुत बड़ी सेवा है। धन्यवाद। धन्यवाद। सर, थोड़ा सा शेर शिवराज फिल्म की शूटिंग के बारे में बताइए कि इसकी शूटिंग कब शुरू हुई थी। मतलब द कश्मीर फाइल्स के रिलीज होने से पहले हुई थी या उसके बाद में? और लॉकडाउन के बीच में जो पूरी शूटिंग हुई उसका आपका पूरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताइए। अ, शेर शिवराज फिल्म की शूटिंग, हम्म। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 10 या 9 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई। अ, बहुत सारी। ओके। पावनखिंड फिल्म जो हमारी इससे पहले की फिल्म थी, वो हमने हम्म। लॉकडाउन लगने मतलब कोरोना हमारे जीवन में आने से पहले हम्म। 2020 में हम्म। उसको हमने पूरा किया था। लेकिन 2 साल निकल गए क्योंकि लॉकडाउन थे बीच में, कोरोना की बहुत बड़ी आपत्ति हमारे ऊपर थी। तो कई हम्म। लोगों को ऐसे लगता है कि ये दोनों फ़िल्में लगभग साथ में शूट हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों फ़िल्मों की शूटिंग के बीच में 2 साल का गैप है। इस ओके। बीच कश्मीर फाइल्स भी मैंने कर ली, वो हम्म। एक अलग चैप्टर लाइफ में गुज़र गया। और हम्म। पावनखिंड के बाद, मतलब हालाँकि पावनखिंड के रिलीज़ का कुछ तब तय नहीं था क्योंकि लगातार रिलीज़ डेट आगे जा रही थी। लेकिन हम्म। दिग्पाल ने जो ठाना हुआ है कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर एक अष्टक 8 फ़िल्मों की एक सीरीज़ बनाएँगे। तो हम्म। हम अपने लक्ष्य में आगे बढ़ना चाहते थे। हम ये चाहते थे कि पावनखिंड जब होगी रिलीज़ तब होगी, लेकिन हम अगली फ़िल्म की तैयारी शुरू करते हैं। उसी बीच दिग्पाल ने शेर शिवराज सवारी अफ़ज़ल खान की स्क्रिप्ट लिखी, उसे हमने हम्म। पढ़ा और प्रोडक्शन से पहले की जो सारी प्रोसेस होती है, फाइनेंसर ढूँढने से लेकर पूरा, वो हमने हम्म। लॉकडाउन के दरमियान शुरू कर दिया था उस चीज़ को। ओके। और उसके बाद अक्टूबर में फ़िल्म की शूटिंग शुरू हुई, अक्टूबर-नवंबर, मेरे ख़्याल से नवंबर एंड दिसंबर तक फ़िल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी थी और उसकी उसी के साथ-साथ पोस्ट प्रोडक्शन की भी प्रोसेस शुरू हो चुकी थी। और आज 22 अप्रैल को 22 फ़िल्म अप्रैल को। आप लोगों के सामने है। और फिल्म के जो आखिरी 20 मिनट थे, थिएटर में पूरे जय घोष लग रहे थे, नारे लग रहे थे, हर हर महादेव, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। पूरे 20 मिनट में आखिर में एक अलग ही वातावरण था वो थिएटर का। और मैं तो सबसे कहूंगा कि आपने अगर थिएटर में नहीं देखी तो इस फिल्म को आप थिएटर में अवश्य देखिए। ऐसी फिल्मों को हमें बिल्कुल हृदय से सपोर्ट करना चाहिए। और शुक्रिया। मैंने अभी मित्रों से पूछा था कि आप चिन्मय सर से क्या पूछना चाहते हैं। बीच बीच में मैं उनके भी कुछ प्रश्न लेते रहूंगा। तो एक प्रश्न बिल्कुल। काफी पूछा गया कि इतना जल्दी फिल्म को क्यों रिलीज किया। मतलब पावनखिंड अभी 3 महीने पहले ही रिलीज हुई थी और उसके बाद अभी तुरंत शेर शिवराज, इतना जल्दी क्यों रिलीज किया इसे? देखिए, इसका वैसे तो सवाल का जवाब बहुत आसान है, फ़िल्म रेडी थी। हम्म। हम्म। मतलब आप जब घर में हम कुछ चीज़ पकाते हैं, जब हम्म। वो गरम होती है तो उसे परोसा जाता है और गरम खाने का मज़ा अलग है। हम्म। पावनखिंड की वजह से एक बहुत अच्छा माहौल तैयार हुआ था। हम्म। दूसरी बात ये है कि कोरोना की वजह से काफ़ी सारी फ़िल्में अब रिलीज़ हम्म। पे हैं। हम देख ही रहे हैं, हर शुक्रवार को एक होड़ लगी हुई है, 3-3 4-4 फ़िल्में। और उसके बीच में मराठी में भी अभी काफ़ी एक बड़ा-सा लाइनअप नज़र आ रहा है, जिसमें ऐतिहासिक फ़िल्में, हिस्टोरिकल फ़िल्म्स बहुत ज़्यादा हैं। तो हम्म। हमने ये सोचा कि भाई पावनखिंड की वजह से, हमारी फ़िल्म की वजह से एक माहौल हम्म। तैयार हुआ है। तो ये बिल्कुल लाज़मी है कि हम ही इसको आगे भी ले जाएँ। बिल्कुल। अगर फ़िल्म रेडी ना होती, तो हम शायद इतनी जल्दी नहीं करते, लेकिन फ़िल्म रेडी थी, तो उसको रोक के रखने का कोई तुक नहीं बन रहा था। दूसरी बहुत ही ज़रूरी बात ये है कि
मई महीने की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं लोगों की, बच्चों की। और हमारी जो फिल्म है ये एसेंशियली फैमिली ऑडियंस की फिल्म है। ये ऐसी फिल्म है जो परिवार समेत और खास तौर पे छोटे बच्चों को दिखाई जाए। तो इसीलिए ये हमारे लिए हमने ये सोचा, जितने भी प्रोड्यूसर्स इस फिल्म के हैं, तो हमने ये सोचा कि इसको साथ मिलके यही सही टाइम है इसको रिलीज करने का। मैं जानता हूँ पावनखिंड 18 फरवरी को रिलीज हुई थी और 22 अप्रैल, मतलब सिर्फ 2 महीने के अंतर में ये रिलीज हुई है। लेकिन जिस तरह का रिस्पॉन्स अब लोगों का है, तो मुझे नहीं लगता उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। अगर हुआ ही है तो उल्टा परिणाम ये है कि लोगों को अच्छा लगा है कि हमें बहुत वेट नहीं करवाया। बिल्कुल। सर थोड़ा सा शेर शिवराज, सॉरी शिवराज अष्टक, ये जो पूरी चित्रपट श्रृंखला रही है, फिल्म सीरीज, उसके बारे में दिग्पाल लांजेकर जी ने का जो विजन है, और उसकी शुरुआत कैसे हुई, आप इस सीरीज के साथ में कैसे जुड़े, और आपका पूरा इस जर्नी का अनुभव बताइए। फर्जंद, फतेह शिकस्त, पावनखिंड और अभी शेर शिवराज, इसकी पूरी थोड़ी सी फिल्म सीरीज के बारे में बताइए। देखिए, कई बार है ना, छोटे लोग बहुत बड़े सपने देखते हैं हम्म, और वो जुट जाते हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए। दिग्पाल लांजेकर और मैं और हमारी टीम में से कोई भी ऐसा बहुत बड़ा ना फाइनेंशियल ना फैमिली का बैगेज लेके आया है कि हम इतना बड़ा सपना देख पाते। कोई स्टूडियो पीछे नहीं खड़ा है, कोई बहुत बड़ा फाइनेंसर पीछे खड़ा नहीं है, किसी का भी घर में कोई बहुत बड़ी फिल्मी असामी नहीं है। हम्म, लेकिन हमने ये सपना देखा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो इतिहास है वो हमें लोगों तक पहुंचाना है। दिग्पाल के दिमाग में बिल्कुल पहले से 8 फिल्में तय थी, लेकिन तब कुछ भी पता नहीं था 2016 में फर्जन बनेगी या नहीं, ये भी पता नहीं था। मुझे याद है हम एक सीरियल करते थे तब, तू माझा सांगती नाम की, जो तुकाराम महाराज की लाइफ के ऊपर आधारित थी, जिसका लेखन दिग्पाल करता था और मैं उसमें तुकाराम महाराज की भूमिका करता था। और उस सेट पर दिग्पाल ने पहली बार मुझे फर्जंद की स्क्रिप्ट सुनाई थी और तब मैंने उसे सिर्फ यही कहा था। तब मुझे पता भी नहीं था कि मैं इस फिल्म का भाग हूं या नहीं हूं। मैंने इतना ही कहा था कि किसी अच्छे प्रोड्यूसर के हाथ में देना, वरना मत करना, क्योंकि तुमने जो लिखा है वो बहुत बहुत ही अच्छा है। अब चीजें कुछ ऐसी बनती गईं कि प्रोड्यूसर्स आए, वो फिल्म बनी। दिग्पाल ने उसमें मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल के लिए पूछा। मेरे लिए वो बहुत इमोशनल मोमेंट था। हमने वो फिल्म की, वो फिल्म चली। उसके बाद इमीडिएटली फतेह शिकस्त हुई, उसके बाद इमीडिएटली पावनखिंड हुई। फिर कोरोना आया और कोरोना में एक बहुत बड़ा ब्रेक पूरी दुनिया को लग गया था। लेकिन तभी भी हमारे दिमाग में, हम दिमाग से आगे चल रहे थे कि नहीं, आगे का सोचना है, आगे का प्लानिंग करना है। अब शेर शिवराज सवारी अफजल खान के साथ हमने एक बहुत बड़ा स्टेप ये उठाया है कि मैं और दिग्पाल, हमारी कंपनी मूलाक्षर प्रोडक्शंस, एज अ प्रोड्यूसर भी इसके साथ जुड़ जुड़ गए हैं। और इसका कारण सिर्फ ओके। इतना है कि अंत तक, रिलीज डेट तक और रिलीज के बाद भी जो एक क्रिएटिव कंट्रोल होता है वो हमारे हाथों में होना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो कई बार क्या होता है, आप फिल्म बना देते हो और वो किसी और के हाथ में चली जाती है, फिर उसका जो होता है वो आपके हाथ में नहीं रहता। तो नॉट टू लूज दैट कंट्रोल, वी ऑल्सो एंटर्ड इनटू प्रोडक्शन विथ शेर शिवराज सवारी अफजल खान। और अब आगे की जो 4 फिल्मों का जो रास्ता है वो अब थोड़ा साफ नजर आ रहा है हमें। आपने क्रिएटिव कंट्रोल की बात कही, तो क्या पिछली जो तीनों फिल्में थी उसका क्रिएटिव कंट्रोल आपके पास में नहीं था, मतलब, या दूसरे किसी के नहीं नहीं, पास में बिल्कुल था, था। मतलब? क्रिएटिव कंट्रोल बिल्कुल था। मतलब देखिए, दिग्पाल का उस पूरी जॉनर के ऊपर और वो जो कहानियां कहना चाह रहा है उसके ऊपर इतनी पकड़ है कि उससे वो क्रिएटिव कंट्रोल कोई नहीं छीन सकता। लेकिन क्या होता है ना कि कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि जैसे रिलीज डेट मान लीजिए, उम, अंत में आके कई डिसीजंस ऐसे हो जाते हैं जो सिर्फ डायरेक्टर के हाथ में नहीं रहते, वो ओके। प्रोड्यूसर के डिसीजंस हो जाते हैं क्योंकि वो उसकी फिल्म हो जाती है। तो वो चीजें, मतलब एवरीबॉडी वांट्स टू बी इन कंट्रोल टिल द एंड बिकॉज वी नो दैट इट मैटर्स। दूसरी बात ये भी है कि दिग्पाल ने करते करते, ये 3 फिल्में 4 फिल्में करते करते एक सिस्टम अपना खोज निकाला है कि किस तरह से कम बजट में छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर की जो ये ऐतिहासिक फिल्में हैं ये बनाई बनाई जाए। तो अब ओके। वो सिस्टम पूरा तभी होगा जब हम अंत तक
प्रोड्यूसर की सीट में रहेंगे और ना केवल कि भाई फिल्म बना दी, अब दे दी, अब आप देख लो इस फिल्म का आपको क्या करना है। तो क्योंकि दिक्पाल का जो पेनिट्रेशन है, दिक्पाल की जो पहुंच है लोगों तक का जो कनेक्ट है, तो उसके लिए बहुत जरूरी था कि दिक्पाल शुड ऑल्सो बी वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड नॉट जस्ट द डायरेक्टर। तो मतलब अभी पावनखिंड का जो इतना अच्छा कलेक्शन हुआ, काफी बहुत अच्छा रिस्पांस फिल्म को मिला, तो जी। वो जो इतना फिल्म की कमाई हुई है, तो उसका फायदा अगली फिल्मों में होगा या नहीं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि उस समय प्रोड्यूसर अलग थे, तो नहीं उसका होगा। फायदा अगली फिल्मों में होगा या नहीं? नहीं होगा, क्योंकि पावनखिंड के प्रोड्यूसर अलग थे, इस फिल्म के प्रोड्यूसर अलग हैं, तो उस तरह से कमाई का फायदा नहीं होगा। लेकिन देखिए, सिर्फ कमाई की बात नहीं होती। क्या होता है जब एक फिल्म हिट होती है, जब लोगों का आपके ऊपर विश्वास बैठ जाता है, तो जब आप अगली फिल्म बनाने जाते हो, तब और लोग आपके साथ खड़े हो जाते हैं। तो पावनखिंड और शेर शिवराज मैं दोनों ऐसे देखता हूं, क्योंकि आपके चैनल पे भी कई बार आपने ये सवाल उठाया है और आपने खुद उसका जवाब भी दिया है कि बजट को लेकर जो भी एक मारामारी लगी हुई होती है। तो मैं ये होप कर रहा हूं कि ये दो फिल्में, मैं उन दोनों को अलग अलग नहीं देखता इस एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। इन दो फिल्मों के बाद, जैसे मराठी में हम एक वर्ड यूज करते हैं ना कि वाडवडिलांची पुण्याई, तर या दोन फिल्म्सची पुण्याई इतकी असेल इन दो फिल्मों की वजह से, शायद ऐसा हो कि जब अब हम अगली फिल्म बनाने जाएं, तो शुरू में कुछ लोग हमारे साथ खड़े हों, जिनकी वजह से बजट की प्रॉब्लम, देखिए मराठी में बजट की प्रॉब्लम जाएगी नहीं, वो रहेगी, लेकिन वो कम ज्यादा होती रहेगी, तो वो प्रॉब्लम कम हो। तो इसके लिए इन दो फिल्मों का चलना, इन दो फिल्मों का आना और इन दो फिल्मों को जो जनाश्रय है, जो लोकाश्रय है, वो मिलना, वो बहुत जरूरी था हमारे लिए। आपने बजट की बात कही और उस बजट को लेकर तो इतने सारे प्रश्न आए हैं कि पूछिए मत। बहुत सारे मित्रों ने यही कहा है कि फिल्म बहुत अच्छी थी, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे थे, जो उसके पीछे का अभ्यास था, जो पूरी पार्श्वभूमि उन्होंने जिस प्रकार से तैयार की है अफजल वक्त के पहले की, तो वो भी बहुत बढ़िया से अभ्यास किया हुआ है। पर सब प्रॉब्लम मतलब एक बजट की कमी हमें दिखाई देती है। तो ये क्यों होता है? मराठी फिल्म इंडस्ट्री में वो बजट हमें क्यों देखने को नहीं मिलता? क्योंकि अगर हम देखें तो पहली फिल्म हमारी, मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मराठी फिल्म ही रही है। इतना इतने टैलेंटेड फिल्म मेकर्स, एक्टर्स हमने देखे हुए हैं, पर फिर भी बजट की कमी क्यों होती है मराठी फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा से ही? देखिए प्रतीक, इसका एक बहुत सिंपल आंसर भी है और एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आंसर भी है। मराठी फिल्म अलग अलग फेजेस से गुजरी हुई है। जैसे कि आपने कहा कि पहली फिल्म जो बनी वो एक मराठी आदमी ने बनाई थी, हालांकि इट वॉज अ साइलेंट मूवी, तो हम उसको कोई भाषा का नाम नहीं दे सकते, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत यहाँ पर हुई है भारत में। अब उसके बाद का जो एक पीरियड है, लगभग 1960 तक का, 1970 तक का, मराठी में काफी अच्छी अच्छी फिल्में बनती थी जो बहुत हिट होती थी। तब स्टार्स थे मराठी में, सूर्यकांत मांढरे, चंद्रकांत मांढरे, अरुण सरनाईक, रवींद्र महाजनी, ये बड़े बड़े स्टार्स रह चुके यस्टर ईयर्स के। समहाउ 80s और 90s में इतना बड़ा स्लम्प आया मराठी में कि अचानक से मराठी में फिल्में बनना बंद हो गई। जो बनती थी वो कॉमेडीज बनती थी। तो वो एक बहुत बड़ा 20 साल का गैप जा चुका है। और 2003 के बाद जब श्वास को स्वर्ण कमल मिला, उसके बाद दोबारा से अब फिल्में बनना शुरू हो गई हैं, लेकिन मराठी का सिस्टम बैठने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके 2-3 और कारण भी ये है कि व्हेन वी टॉक अबाउट मराठी, हमारे नजरों के सामने पूरा महाराष्ट्र आता है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो मुंबई, पुणे, ठाणे, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, वेरी मार्जिनली, विदर्भ में हिंदी फिल्में ज्यादा देखी जाती हैं। ओके। कोंकण में मराठी फिल्में देखी जाती है, लेकिन टीवी पे देखी जाती है, क्योंकि कोंकण में थिएटर ही कम है। तड़ कोंकण में तो थिएटर्स है ही नहीं। तो ये जो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी प्रॉब्लम है कि मुझे फिल्में दिखानी है, मतलब मैं अगर कहूं कि हर मराठी आदमी को मराठी फिल्म देखनी चाहिए, तो जो कोंकण में रहने वाला आदमी है, जो सिंधुदुर्ग में रहने वाला आदमी है, वो बोला मैं देखता हूँ मराठी फिल्म, लेकिन मेरे सिंधुदुर्ग में थिएटर ही नहीं है, आप कहाँ दिखाओगे मुझे? केवल मुंबई, पुणे ऐसे बड़े बड़े शहरों में ही अभी तक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी जगह पर पहुंचा ही नहीं है। पश्चिम महाराष्ट्र में अभी है, मतलब कोल्हापुर, सातारा, सांगली, कराड बिल्कुल है।
सोलापुर और वहां में। पर भी उतने नहीं है जितने चाहिए। मतलब अगर हम साउथ में देखें, मैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना वहां पर देखता हूँ तो इतने सिंगल स्क्रीन थिएटर से वहां पर ये बड़ी बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन के लिए आवश्यकता ही नहीं उनकी। सिंगल स्क्रीन थिएटर ही इतने की मतलब, और वो भी बहुत बड़े बड़े हमें सिंगल स्क्रीन सबसे थिएटर। पहले तो अपने आप को साउथ से कंपेयर करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हम्म। साउथ की जो चारों इंडस्ट्रीज है, उसमें भी हम्म। तमिल और तेलुगु, दे हम्म। हैव बीन कंसिस्टेंट। हम्म। हमें अगर किसी को फॉलो करना चाहिए या हमें अगर किसी की तरफ देखना चाहिए एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, तो दैट इज मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। हम्म। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री लाइक अस आल्सो वेंट थ्रू अ स्लम्प। हम्म। उस वहां पर भी आर्ट फिल्में करने वाले, नेशनल अवार्ड जीतने वाली फिल्में करने वाले, उसका एक ट्रेंड रह चुका है। हालांकि हम्म। मलयालम फिल्मों में मोहनलाल और मम्मूट्टी जैसे सुपरस्टार्स हमेशा से रहे हैं, लेकिन हम्म। कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा आज भी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री करती है। और अब धीरे धीरे अगर पैंडेमिक का किसी ने सही मायने में फायदा उठाया है, तो वो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री है। उन्होंने पूरा, आप देख लीजिए अपना ओटीटी स्पेस पूरा, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री ने अपना कंटेंट वहां पे झोंक दिया पूरा कि आप देख लो। हम्म। आपने भी मतलब, आप तो रिव्यू करते हैं, आपने तो सारी मतलब ग्रेट इंडियन किचन से लेकर मिन्नल मुरली तक, और नई अभी फिल्में जन गण मन आ रही है पृथ्वीराज सुकुमारन की। मैं मराठी आदमी, मुझे क्यों पता है ये सब? नॉट हम्म। बिकॉज आई एम अ फिल्म बफ, और बट इट इज इन द फेस, यू कैन सी इट। और अगर मराठी इंडस्ट्री हैज टू ग्रो, देयर इज नो शेम इन जस्ट लुकिंग एट दैट इंडस्ट्री फॉर इंस्पिरेशन। वी शुड नॉट कॉपी तेलुगु एंड तमिल, क्योंकि वहां का जो लार्जर देन लाइफ जो माहौल है, वो हमें सूट नहीं करता। ये मेरा मानना है। यस, आप जब छत्रपति शिवाजी महाराज की फिल्म बनाते हो तो इट इज ऑफ कोर्स लार्जर देन लाइफ, बट फॉर योर नॉर्मल फिल्म्स, मलयालम इंडस्ट्री इज द पैटर्न दैट वी नीड टू फॉलो। वहां पे बड़ी नो नॉनसेंस टाइप की फिल्म बनाते हैं, बहुत लिमिटेड बजट की फिल्म बनाते हैं। अब दृश्यम देख लीजिए आप, इतनी बड़ी हम्म। हिट है, हर भाषा में रीमेक बना, क्या बजट है दृश्यम में, क्या है, कंटेंट है सिर्फ। सो दैट इज व्हाई आई फील होगा मराठी में भी। मैं उन्हें उसी दिन एक इंटरव्यू में कहा था, वो अभी वायरल हो रहा है बहुत जगह पे, कि हम्म। मराठी फिल्मों के बजट में मतलब करोड़ तो लग गया है, अब काही 6 करोड़, वो जो होता है ना कुछ 100 करोड़ की, वो लगना बाकी, हम्म। लगेगा, बिल्कुल लगेगा, उसमें मुझे कोई दो राय नहीं। वी हैव ऑल द टैलेंट, वी हैव एवरीथिंग, लेकिन हमें धीरे धीरे हमारा मार्केट भी तो बढ़ाना पड़ेगा। हम्म। अगर मेरी फिल्म महाराष्ट्र के ही कुछ भागों में रिलीज ही नहीं हो रही है, अब आज भी देखिए हम्म। ना, आज भी शेर शिवराज इतनी चल रही है, आज भी हम लड़ रहे हैं प्राइम टाइम थिएटर्स के लिए। लिखते हैं हम कि 500 स्क्रीन में लगी है, लेकिन 500 में से आधे से ज्यादा शो तो सुबह के या तो रात के हैं। फिल्म इज अ फैमिली ऑडियंस फिल्म, छुट्टियां चल रही है, लोग चाह रहे हैं कि हमें बच्चों को दिखाना है, लेकिन शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक के शोज ही नहीं है। वो सारे या तो केजीएफ ने ले रखे हैं या जर्सी ने ले रखे हैं, अब और नई फिल्में 2 अगले हफ्ते आएंगी। ये जो लड़ाई है ना, ये हम एज मेकर्स तो लड़ ही रहे हैं, इतने सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन अब इसका एक कोई सोल्यूशन सबको साथ मिलके सोचना बहुत जरूरी है। मैंने तो जब रिव्यू किया था उस दिन भी कहा था कि प्राइम टाइम के शोज बहुत कम मिले हुए हैं। रिव्यू में ही ये मैंने बात की थी। हमारे यहाँ पर तो सुबह 9 का एक शो था, उसके बाद 4 बजे का, और सीधे 11 बजे का था। वही मतलब इस प्रॉब्लम है, प्रकार के देखिए शोज। वही प्रॉब्लम है। मतलब आप हम्म। जब आप नंबर ऑफ शोज देखते हो तो आपको लगता है अरे बाप रे बहुत शोज है, इसको तो बहुत सारे शोज है, हम्म। बहुत ज्यादा शोज है। हम्म। लेकिन इफ यू गो डीपली इनटू इट, अभी मुझे कल एक महिला ने फोन किया बोरिवली से, काफी मतलब 60+, आई डोंट नो हर, शी जस्ट गॉट माय नंबर फ्रॉम समवेयर एंड शी सेड मैंने आपकी फिल्म देखी दोपहर को 2:30 बजे जाकर देखी, मुझे धूप में चलकर जाना पड़ा, लेकिन मुझे फिल्म देखनी थी, मुझे फिल्म बहुत पसंद आई, लेकिन आप प्लीज थिएटर वालों को बोलिए कि शाम को 7 बजे का शो लगा है। अब मैं उनको सिर्फ धन्यवाद कह पाया कि आपने इतना कष्ट लेकर हमारी फिल्में देखी। लेकिन लोग चाह रहे हैं फिल्म देखना, ऐसा नहीं कि लोग फिल्म नहीं देखना चाह रहे, लेकिन आप कन्वीनियंस अगर उनको नहीं देंगे, उनको कन्वीनियंट टाइम नहीं देंगे, तो कैसे चलेगा? आपने अभी जब हम शिवराज अष्टक सीरीज की बात कर रहे थे, तो आपने शुरुआत में कहा कि कोई बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े प्रोडक्शन हाउस या फाइनेंसर इसके साथ में जुड़े हुए नहीं है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज हमारा इतना मतलब गौरवशाली इतिहास है, और आज हम देख रहे हैं कि ऐतिहासिक फिल्मों को कैसी सफलता मिल रही है। जो आपने कहा लार्जर देन लाइफ फिल्म्स है, उनको कैसी सफलता मिल रही है। तो इस विषय पर पैसे लगाने के लिए फाइनेंसर या बड़े प्रोडक्शन हाउस सामने क्यों नहीं आते? मतलब क्या प्रॉब्लम है? मतलब इस पर मराठी फिल्म ये इंडस्ट्री में भी अगर हम देखें तो ये हमारा इतिहास है
फिर भी अभी कहीं जाकर ये फिल्में बनना शुरू हुई है 2016 के बाद अगर हम देखें तो। और उससे पहले तो हमने खुद ने भी कभी ट्राई नहीं किया। तो प्रोड्यूसर्स क्यों इसमें पैसे लगाने से हिचकिचाते हैं, या कोई पॉलिटिकल प्रेशर के कारण ये होता है, या उनका विश्वास नहीं इस विषय पर, क्यों होता है ऐसे? ये सवाल वैसे तो उन्हें पूछना चाहिए, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं मैं तुम्हें जवाब दे सकता हूं। देखिए, हम जब फर्जंद दिक्पाल जब फर्जंद के लिए कोशिश कर रहा था, हम्म। वो लगभग बहुत सारे लोगों के पास गया उसके लिए। मतलब उसने जितने जूते घिसे हैं फर्जंद के लिए, वो वो सच में, मतलब इट इज रियली ऐसे लगता है कि लोगों को विश्वास, ठीक है नया मेकर है, पता नहीं, अरे हम्म। बिग बजट फिल्में मराठी में नहीं चलती, फिल्में मराठी में सिर्फ लव स्टोरीज चलती है, तब तब का माहौल ऐसा था। हम्म। अब फर्जंद के बाद तो सब कुछ बदल गया, फत्ते शिकस्त आ गई, पावनखिंड के बाद अभी अब आ और गई, भी बहुत सारे अलग बहुत सारी आ रही हैं। सी, हाँ। क्या होता है ना, लोगों के पास विजन नहीं होता, और वो विजन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स नहीं है, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके पास भी नहीं होता। कई बार उनको समझ में नहीं आता कि ये चीज अगर मैं उठाऊं और ये चीज मैं अगर मैं करूं तो ये हिट होगी। आज तक की जितनी हिट फिल्में अगर आप ले लीजिए, बिल्कुल, मैं सैराट से लेके जितने भी एग्जाम्पल्स, सैराट के पहले कोई सैराट नहीं बनी थी। वो किसी बंदे का विजन था, उनको लगा कि ये चल सकती है, उन्होंने चला दी। दुनियादारी के पहले कोई दुनियादारी नहीं बनी थी। वो वही है कि आपके विजन में विश्वास रखने वाला एक आदमी होना चाहिए। अब दिखपाल के विजन में विश्वास रखने वाला आदमी फर्जंद के टाइम पे जो अनिर्बान सरकार, जो हमारे प्रोड्यूसर थे, वो हमें मिल गए, वो उन्होंने बनाई। उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं कर पाए किसी और कारण से, फिर दूसरे प्रोड्यूसर आए। अब अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि अब उस विजन में, और खास तौर पे दिखपाल के विजन में विश्वास रखने वाले लोग अब ज्यादा हैं, आफ्टर द सक्सेस ऑफ पावनखिंड एंड शेर शिवराज। पावनखिंड। क्योंकि हम कहते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार होता है हमेशा, कि इफ यू प्रूव योर सेल्फ, ऑफ कोर्स पीपल विल ट्रस्ट इन यू। और पावनखिंड की सफलता के बाद में क्या कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस कोई आपके पास में आया कि हम इसको अगली फिल्म आपकी हिंदी में डब करके रिलीज करना चाहेंगे, या ऐसा कोई आया सामने, ऐसा किसी की तरफ से कांटेक्ट? नहीं, मतलब वो, देखो अब उसमें कॉन्क्रीट कुछ नहीं है, तो मैं उसमें अभी कुछ आपको बता नहीं सकता। जब कॉन्क्रीट कोई बात हो तो वो बात आगे बढ़ाने में, आगे करने में मतलब होता है उसका। बिल्कुल। और शुभकामनाएं बहुत अगली लोगों ने दी, बहुत लोगों ने फोन किए, बहुत लोगों ने सराहना की। अब हम्म, आगे जाकर इसका बिजनेस में रूपांतर होता है या नहीं, वो आने वाला टाइम बताएगा। बिल्कुल। अभी अगली जो 4 फिल्म्स होंगी, उनके बारे में आपका या दिखपाल सर का क्या विजन है? वो कहाँ देखते हैं उन फिल्मों को, या कितने बड़े बजट या कितने बड़े विजन के साथ बनाने की उनकी इच्छा है? क्योंकि अभी बहुत सारे, अभी पावनखिंड और शेर शिवराज फिल्म के जो ट्रेलर है, महाराष्ट्र के बाहर भी बहुत मित्रों ने देखे, हमारे चैनल से तो बहुत सारे मित्र जुड़े हुए हैं, तो उनकी हृदय से इच्छा है कि भाई हमें ये फिल्में देखनी है हिंदी में। बहुत सारे सैकड़ों सैकड़ों कमेंट्स आते हैं जब भी मैं इन फिल्मों का रिव्यू करता हूँ या इसके बारे में बात करता हूँ। और उन सबकी इच्छा है कि भाई बाहुबली नहीं तो कम से कम उससे थोड़े आधे बजट के साथ पर एक बहुत बड़ी फिल्म हम छत्रपति शिवाजी यार महाराज की बाहुबली जीवन का पर आधा बजट अगर दे दो ना प्रतीक, तो हम चमत्कार कर देंगे। नहीं, बाहुबली का पर आधा क्या होता है, कुछ बहुत होता है। बहुत होता है वो। पर फिर भी कुछ तो एक बड़े बजट के साथ लोग देखना चाहते नहीं हैं नहीं, फिल्मों को। हमारी हमारी जो पूरी कोशिश है वो यही हम्म। है कि, देखिए, आप जब तक कोई चीज साबित नहीं करते ना, तब तक हम्म। कुछ होता नहीं। हम्म। जैसे पावनखिंड की वजह से, या अब शेर शिवराज की वजह से, ये बात तय हो गई कि इन फिल्मों का मार्केट है, कि हम्म। पावनखिंड का मेरे ख्याल से 40 करोड़ प्लस का बिजनेस है। तो हम्म। अब शायद लोग, अगली बार हमारा स्ट्रगल कम हो जाएगा, हम्म। कि लोग विश्वास रखेंगे कि नहीं, चलो मैं अगर थोड़े से ज्यादा पैसे लगाता हूं तो इन फिल्मों में वो पोटेंशियल है कि वो पैसे आ सके वापस। क्योंकि सी अल्टीमेटली, मराठी में जो हम कहते हैं हमेशा, पैशाचं सोंग नहीं घेता येत। आप बिल्कुल। पैसे का स्वांग नहीं रचा सकते। वो कोरा धंधा है कि अगर मैं 100 रुपए डाल रहा हूं तो मुझे 110 रुपए तो कम से कम वापस आने चाहिए। तो वो विश्वास जो है वो पावनखिंड ने क्रिएट किया है, वो शेर शिवराज भी क्रिएट करेगा। जिस तरह से फिल्म अभी जा रही, प्राइम टाइम के अगर शोज हमें मिले, तो मेरा दावा है कि हम पावनखिंड को भी क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन अब इसका जो ट्रांसलेशन अगली फिल्मों का है, विजन तो बहुत बड़ा है यार।
तुम सोचो जो आदमी इतने कम बजट में इतना बड़ा विजन दिखा रहा है, उसको अगर कल बजट मिल जाए तो वो क्या करेगा? विजन तो बहुत बड़ा है, विजन की कमी नहीं है। वो विजन हासिल करने के लिए फिर हर तरह की जद्दोजहद हम करते हैं। फिर कभी जाके राजगढ़ पे शूट करते हैं, फिर जंगल में शूट करते हैं, यहाँ क्या जाते हैं, वहां जाते हैं, जो करना है वो सब करते हैं, पूरी टीम करती है। उस तरह का इंस्पिरेशन दिग्पाल ने सबको दिया हुआ है। अब इस विजन में बजट की बढ़ोतरी होना बहुत लाजमी है और दिस इज पर टू विजन अर्ली। तो पर हिंदी में रिलीज करने के बारे में है या नहीं, मतलब ऐसा कुछ सोचा है आपने अगली देखिए फिल्म हिंदी का हिंदी? अब हिंदी का मेरा मेरा पर्सनल मानना ये है कि हम्म, आजकल सबटाइटल्स की वजह से ना कोई चीज रीजनल नहीं रही है। हम्म, मेरे बहुत सारे नॉन नॉन मराठी फिल्मों दोस्तों ने ये फिल्म देखी। हमारी आधी तो फिल्में हिंदी में होती हैं क्योंकि मुगल तो सारे हिंदी बोलते हैं, हम्म, तो वो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब जहां तक आप जो पूछ रहे पैन इंडिया रिलीज की जो बात है ना, जिस तरह की पुष्पा आई, जिस तरह से हम्म। ये अपना अभी आरआरआर आई, आरआरआर हो केजीएफ। गई, केजीएफ हो गई, हाँ। अब देखिए ये बहुत बड़ा विजन है और उस विजन को पूरा करने के लिए कोई बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए होगा। और मैं हम्म। हमेशा ये मानता हूं कि अगर आपको पैन इंडिया फिल्म बनानी है तो उसके जन्म से ही आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे हाँ पैन बिल्कुल, इंडिया इससे पहले से ऐसा कुछ आपने सोचा है या नहीं, आप इसलिए मैंने पूछा। आप ये नहीं सोच सकते कि अब फिल्म चल गई चलो अब डब करके दिखा देता हूं, उसमें मजा नहीं है। हाँ, अब तो तो नहीं, पहले बेहतर ये पिछली है कि फिल्मों आप को तो। सबटाइटल दिखा दो। सो अगर उस तरह का सपोर्ट आता है तो व्हाई नॉट, वी विल ऑफ कोर्स लाइक टू थिंक अबाउट अ पैन इंडिया फिल्म, अ पैन इंडिया बजट। देखते हैं, नहीं, इट पर इज टू मुझे तो अर्ली टू मुझे कमेंट राइट। हम्म, पर फिर भी मुझे लगता है कि आपको अगली जो फिल्म है, अभी ये तो जो रिलीज हो गई वो नहीं, पर अगली जो फिल्म है उनके बारे में अवश्य, ये एक ऐसा विषय है, ये ऐसा इतिहास है जो हर कोई देखना चाहता है भारत भर में। और बहुत बिल्कुल बहुत इसको अच्छा रिस्पांस मिलेगा अगर अच्छे टेक्निकल एक बजट के साथ में, प्रोडक्शन वैल्यू के साथ में अगर इसे बनाया जाए तो जरूर इसे सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। बिल्कुल तानाजी फिल्म ने तो ये देखिए, ऑलरेडी दिखा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपसे एक बात का वादा जरूर करता हूँ प्रतीक कि हम्म, मतलब पैन इंडिया होगा नहीं होगा, इट इज टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट। बट हम्म, अगर सिर्फ मराठी में भी अगली फिल्म जो बनेगी इट विल बी विद डेफिनेटली बेटर प्रोडक्शन वैल्यूज। दैट इज, अगर वो नहीं हुआ तो फिर फायदा क्या है लगातार 4 हिट फिल्में देने का। बिल्कुल। और एक थोड़ा सा क्रिटिसिज्म था सर शेर शिवराज फिल्म को हाँ लेकर, मैं बोलना चाहूंगा। बिल्कुल। शुरुआत में मुकेश ऋषि जी का जो कैरेक्टर को जिस प्रकार से इंट्रोड्यूस किया है ना, तो शुरुआत हम्म, के 15-20 मिनट में थोड़ा वो कैरेक्टर बहुत लाउड लग रहा था, मतलब जैसे एक वो कैरेक्टर शुरुआत के, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, 15-20 मिनट में वो थोड़ा ज्यादा लाउड लग रहा था वो कैरेक्टर, तो वो उसके बारे में आप थोड़ा कुछ कहेंगे? 15-20 मिनट शुरुआत के मुझे थोड़ा सा, मतलब मैं ज्यादा देखिए कुछ। अब ये आपका अभिप्राय है और मैं उसका हम्म, बिल्कुल सम्मान करता हूँ। एज एन ऑडियंस जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे ऐसे लगा कि फिल्म उतनी बड़ी होती है जितना विलन बड़ा होता है। तो विलन को हम्म। बड़ा बनाने के लिए अगर कुछ चीजें आपको थोड़ी सी एम्प अप करनी पड़ी तो मुझे उसमें पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, लेकिन लाउड होने एज में प्रॉब्लम प्रोड्यूसर, नहीं था, वो काफी क्रूर, उसको जित उससे हो, इससे इससे भी क्रूर ज्यादा दिखाया जा सकता था उसको, उससे क्रूर दिखाने में प्रॉब्लम नहीं था। पर उसे जिस प्रकार से इंट्रोड्यूस किया गया था वो उतना मुझे, मतलब क्या कहे, एक्चुअली वो मुझे जो वो वर्ड। इंट्रोडक्शन सीन है, वो हाँ। इंट्रोडक्शन सीन जो है वो बिल्कुल ऐतिहासिक सीन है। उसने ओके। वो जो दांड पट्टा लेकर वो पटकते हुए हम्म, आया, उसका हिस्ट्री में हम्म, रेफरेंस है। दैट इज व्हाट अफजल ओके। खान एक्चुअली डिड। तो हम्म, यस, मतलब ये बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना, ये आपका ओपिनियन है एंड आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट दैट। सो देयर इज, मतलब मैं उस पर काउंटर नहीं करूंगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं था। इफ यू थिंक हम्म, सो ओके, मैं आपका ये हमारा इंटरव्यू दिखपाल सर भी देखेंगे जरूर, विल आल्सो ओके। थिंक अबाउट इट। और दूसरी एक छोटी सी बात इसमें ये थी कि अगर आपने फिल्म की पूरी ट्रीटमेंट को देखा होगा, शुरुआत 2D हम्म। एनिमेशन से होती है। हाँ, दिस वो तो वाज बहुत दिस बढ़िया था, फिल्म 2D वाज एनिमेशन। मोर फॉर किड्स। ये ओके। ज्यादा बच्चों तक पहुंचने की फिल्म है क्योंकि वो हमारा भविष्य है। हर तरह से हम्म, भविष्य का ऑडियंस भी है, देश का भी भविष्य है। तो कुछ चीजें जो हैं वो बिल्कुल उसी तरह से है कि अगर जैसे हम एक छोटे बच्चे को जब कहानी बताते हैं, पावन हम्म, खिंड का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग था। पावन खिंड थोड़ी सी ग्रिम है फिल्म, थोड़ी सी हम्म, हम्म, सीरियस फिल्म। शिवाजी हम्म, महाराज खुद स्टोरी बता रहे हैं, यहाँ हम्म। पर भी स्टोरी ही बताई जा रही है लेकिन वो बहुत बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जा रही है। तो उसमें हो सकता है जो आप कह रहे हैं वो हो सकता है। ओके। सर, एक थोड़ा सा राजनीतिक प्रश्न पूछना चाहूंगा। अभी राज ठाकरे जी ने महाराष्ट्र में जो दो दो सभाएं की थी,
उसमें उन्होंने इतिहास के साथ कैसे छेड़छाड़ की जा रही है उसके बारे में उन्होंने उल्लेख किया था। एक संगठन का भी उन्होंने नाम लिया, ब्रिगेड वगैरह जो भी है। और बाबा साहेब पुरंदरे जी को जिस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है, इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है, उस पर मैं आपके विचार जानना चाहूंगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहली बात, बाबा साहेब पुरंदरे जैसे बहुत ही आदरणीय व्यक्तिमत्व को किसी भी तरह से टारगेट करना ये गलत बात है। बिल्कुल। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि राज ठाकरे जी ने अपने मंच पर उनकी तस्वीर रखी, उनको रिस्पेक्ट दिया, क्योंकि बाबा साहेब पुरंदरे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पूरी जीवनी, पूरा जीवन, पूरी जिंदगी केवल और केवल छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास उजागर करने के लिए लगा दी। आज हम हमारे व्हाट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू छत्रपति शिवाजी महाराज? माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन चौथी का पाठ्य पुस्तक भी नहीं, वो तो जब मैं चौथी में गया तब मैंने पढ़ा। लेकिन वो जो शिव कल्याण स्टेज राजा प्ले। की वो जो कैसेट बजती थी ना, 300 वर्ष, 300 वर्ष हमारा, वो जो बाबा साहब की आवाज हम सुनते थे, वो दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन। मुझे जब मैं बच्चा था, बिल्कुल छोटा सा। तो ऐसे व्यक्ति को केवल जाति पाति के आधार पर या राजनीतिक आधार पर उसको तकलीफ देना, ये गलत बात है। जहां तक इतिहास के साथ छेड़छाड़ की बात है, देखिए, जैसे साइंस अपडेट होता है, हमें साइंस में नए नए शोध लगते हैं, हम अपग्रेडेशन देखते हैं, उसी तरह से इतिहास भी अपडेट होता है। कुछ चीजें होती है, कुछ कागज होते हैं जो आज से 100 साल पहले अवेलेबल नहीं थे, वो आज अवेलेबल हो गए, तो हमें पता चलता है कि अच्छा ये भी हुआ था। बिकॉज आई वर्क सो क्लोजली विद दिक्पाल, दिक्पाल ने कभी भी केवल जो उपलब्ध ग्रंथ हैं उनके ऊपर बेस्ड कभी भी स्टडी नहीं किया। वो वंशजों से मिलता है, कागज निकालता है, उसमें ढूंढता है, कई नई चीजें लाता है। और इसीलिए फिल्मों में कई बार ऐसा होता है कि अफजल खान की स्टोरी सबको मालूम है, शास्ता खान की स्टोरी सबको मालूम है, पावनखिंड की स्टोरी सबको मालूम है, लेकिन दिक्पाल उसमें कुछ ऐसे एडिशनल फैक्टर्स लाता है जो आज तक उजागर होकर सामने नहीं आए। तो इसीलिए मुझे हमेशा इससे मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है, और मेरी उन सबसे ये विनती है कि अपने छोटे से स्वार्थ के लिए, छोटे से राजनीतिक स्वार्थ के लिए इतिहास का उपयोग मत कीजिए। हमारा इतिहास हमारा अभिमान है, और किसी एक समाज के पास, किसी एक व्यक्ति के पास, किसी एक पक्ष के पास उस इतिहास की ठेकेदारी नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज हम सबके बाप हैं, हम सबके पिता हैं। उनका नाम आदर से लिया जाना चाहिए। हमेशा हमारा ये प्रयत्न रहना चाहिए कि उनके प्रति का जो आदर है वो देश लेवल पर ज्यादा से ज्यादा उजागर हो, और वो हर कोई अपने तरीके से करे। हमारा काम फिल्में बनाना है, हम फिल्में बना रहे हैं। कोई किताब लिख रहा है, अब उसमें सही गलत का जो वाद है कि ये हुआ था, ये नहीं हुआ था, ये ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू ये था या वो था, उसमें ये यहाँ सही था या गलत था, ये तो इतिहास में डिबेट चलती रहती, वो चलनी भी चाहिए। उसी से हम आगे बढ़ेंगे समाज के तौर पे। लेकिन किसी को इस तरह से ऑस्ट्रसाइज करना, बहिष्कृत करना, और ये कह देना कि महाराज सिर्फ हमारे हैं, महाराज पूरे देश के हैं, पूरे महाराष्ट्र के हैं, महाराज उन सब के हैं जिनके मन में उनके प्रति आदर है। बिल्कुल। आपने कहा कि इतिहास में अगर पहले कोई कागज हमें मिलता है या पुरानी कोई जानकारी हमें प्राप्त होती है तो उसके अनुसार अपडेट होते जाता है इतिहास। तो बिल्कुल। जिसके संदर्भ मिलते हैं वो तो सही है, पर कुछ लोग बिना संदर्भ के ही जो आज पुस्तकें लिखते जा रहे हैं जिसका कहीं पर कोई संदर्भ नहीं है, या कई बार हम देखते हैं कि समर्थ रामदास जी को ही पूरी तरीके से वो एक प्रकार से खारिज कर देते हैं इतिहास से कि भाई ऐसा कुछ इतिहास में था ही नहीं। इस ये इसके बारे में मैं जानना चाह रहा था कि जो बिना संदर्भ के ही इतिहास बदलने का प्रयास किया जा रहा है, और मान लीजिए कल को अगर कोई फिल्म मेकर ऐसे मतलब जिसके साथ छेड़छाड़ की गई है बिना किसी संदर्भ के, उस पर आधारित कोई फिल्म बनाता है, तो ये कितना मतलब आप सोचिए कि अगली जनरेशन तक कितना गलत इतिहास पहुंच सकता है इस कारण से। उस पर मैं आपके विचार जानना चाहूंगा। देखिए, इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो सही लगता है या जो हमें पता है कि सही है, उसे हम बड़ा बनाकर रखें लोगों के सामने। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही है कि कई सारे ऐतिहासिक संदर्भ तोड़े मरोड़े जा सकते हैं, और आजकल का युग ऐसा है
इंफॉर्मेशन का, उसके वो दोधारी तलवार है। मिस बिल्कुल इन्फॉर्मेशन भी क्रिएट की जा सकती है और सही इंफॉर्मेशन प्राप्त भी की जा सकती है। इंटरनेट इज समथिंग विच इज इट इज लाइक ओशन, है ना। तो मैं उसमें मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करना मेरे लिए बहुत आसान है। लेकिन उसी समय अगर कोई बिल्कुल बहुत ही लॉजिकली और बहुत ही फोकस के साथ देखे तो सच इंफॉर्मेशन ढूंढ कर निकालना भी उतना ही आसान है। आसान। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाना बहुत जरूरी है, उसको सामने लाया जाना बहुत जरूरी है। अंत में देखिए, अंत में ये सब किसके लिए हो रहा है? कोई पढ़ रहा है या कोई फिल्म देख रहा है, हम्म, वो आपका आखिरी क्या कहते हैं, जज है कि वो तय करेगा कि हम्म, ये मुझे जो दिखाया जा रहा है वो सही है या गलत है। और देखो, बिल्कुल लोग इतने बेवकूफ नहीं है। आप अगर कोई चीज उसको उनको तोड़ मरोड़ के दिखाएंगे वो एक बार शायद देख लेंगे, लेकिन बाद में जब तथ्य सामने आते हैं, जब काउंटर आर्ग्यूमेंट होता है, तो हम्म, आप लोगों को उल्लू नहीं बना सकते आज की नहीं बना तारीख में। सकते, बिल्कुल क्योंकि आज के तारीख पहले ये था ना कि कुछ लाइब्रेरियों में सिर्फ ज्ञान लॉकअप में रखा हुआ था, आज ऐसा में। नहीं है, आज ज्ञान खुल गया है। तो खुल गया। इसका फायदा हमें ये मान के चलना चाहिए कि ये इस बात के का कुछ लोग उपयोग करेंगे मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए, लेकिन हम्म, उसको काउंटर आपको इन्फॉर्मेशन से करना पड़ेगा। बिल्कुल पत्थरबाजी उसका काउंटर नहीं है। बिल्कुल। मैं किसी भी प्रकार की पुस्तक को या किसी भी प्रकार की कलाकृति को बैन करने के बिल्कुल खिलाफ हूं। बिल्कुल बिल्कुल बैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जब बैन करते हो आप उसको बड़ा बनाते हो। बड़ा बना देते हैं। बिल्कुल। उसको आने दो, लोगों को देखने दो, लोग देख के बोलेंगे कि अरे गलत है, ये बिल्कुल मिस इन्फॉर्मेशन है, ये बिल्कुल सही नहीं है, लोग तय करेंगे। हाँ सर, शिवराज अष्टक जब इसकी शुरुआत हुई थी, क्या उससे पहले किसी ने सब कोई पॉलिटिकल विरोध या किसी संगठन की तरफ से विरोध ऐसा कुछ हुआ था? मतलब किसी ने आपसे कांटेक्ट किया हो कि भाई हाँ, इसमें आप ये तो नहीं दिखा देंगे, गलत दिखा देंगे, किसी ने आपका ऐसा विरोध हुआ था क्या किसी से? यार मुझ तक तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका ज्यादा अच्छा जवाब दिखपाल दे सकता है। लेकिन मैं एक एक बात बिल्कुल आपसे कहता हूँ कि आज 4 फिल्में हो चुकी हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए आदर का स्थान है, लेकिन उसी समय एक जिम्मेदारी का एहसास भी होता है, उसी समय थोड़ा सा डर भी होता है कि अरे कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन इन 4 फिल्मों में किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी नहीं हुई, चारों फिल्मों में। और ये नहीं हुई। इसका पूरा 100% क्रेडिट केवल और केवल दिग्पाल लांजेकर का है। और ये उसकी श्रद्धा है, ये इतिहास को देखने की, किसी भी पॉलिटिक्स का चश्मा पहने बिना इतिहास को देखने की जो उसकी ताकत है, ये उसका बड़कपन है कि आज 4 फिल्में हो चुकी हैं। मतलब अमूमन तौर पर कंट्रोवर्सीज होती है बहुत सारी चीजों को लेकर। मतलब हमने हिंदी फिल्में देखी, पद्मावत जैसी फिल्म आई, बाजीराव मस्तानी जैसी, अलग अलग वजह से अलग अलग कारणों से कंट्रोवर्सीज हुई। लेकिन आज दिग्पाल लांजेकर जैसा एक मेकर 4 ऐतिहासिक फिल्में बनाता है, वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर, और एक भी कंट्रोवर्सी नहीं होती। और बिल्कुल। इसका कारण ही है दिग्पाल का अभ्यास, उसका एटीट्यूड और श्रद्धा। उसका और उसकी श्रद्धा। यस। बिल्कुल। सर, आप फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आए? मैं अभी बहुत सारे मित्र हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो वो हमेशा मुझे मेल करते रहते हैं, उनके पास कई सारी कहानियां लिखी हुई होती हैं, वो भी मुझे मेल करते हैं कि भाई आप ये कहानी पढ़ो, आप इन तक ये कहानी पहुंचा दो। तो बहुत सारी जो नई जनरेशन के युवा है वो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो उनके उन्हें आप क्या कहेंगे? केवल एक्टिंग में नहीं, चाहे डायरेक्शन हो या राइटिंग हो, उन्हें अगर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ना है, आना है, तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? यार अब देखिए, सलाह देने जितना मैं शायद बड़ा नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा उनसे। अ, मैंने जब शुरुआत की थी, मैं प्रोफेशनली काम करना मैंने 2003 से शुरू किया। उसके ओके। पहले 3 साल मैं एनएसडी में था, उसके पहले मैं कॉलेज में थिएटर और अमेचर थिएटर बहुत बहुत किया मैंने। हम्म, तब इतने एवेन्यूज थे ही नहीं, मतलब तब पता ही नहीं था, अंधेरे में तीर मारा था, पता ही नहीं था क्या होने वाला है। हमने तो नैया डाल दी थी पानी में, कुछ पता नहीं था तब। लेकिन आज टेलीविजन इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई है, ओटीटी स्पेस बहुत बड़ा हो गया है। उसके अलावा आप रील्स ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, सोशल मीडिया ले लो। हम्म, आप जैसे यूट्यूबर्स आज, यू आर बाय करियर, बाय प्रोफेशन, एक प्रोफेशन तैयार हो गया। मैं जब बिल्कुल। 18-19 साल का था, 98-99 में, तब अगर मैं कहता कि मुझे यूट्यूबर बनना है, तो पिताजी कहते ये क्या होता है।
तो today it has changed, but one thing has not changed and it will never change, that there is no option to hard work. मेहनत। हार्ड वर्क का कोई भी शॉर्टकट इस इंडस्ट्री में नहीं है। और फिर चाहे आपके पिता राकेश रोशन हो या आपके पिता का नाम दीपक मंडलेकर हो, शायद आपको पहला ब्रेक मिलना आसान हो जाएगा, लेकिन टिके रहने के लिए, हर फिल्म के साथ अपने आप को प्रूव करने के लिए, और ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरती भी है कि आप कोई भी सक्सेस टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते। एवरी फ्राइडे इज अ डिफरेंट फ्राइडे, एवरी फिल्म इज अ डिफरेंट फिल्म। हो सकता है एक फिल्म पहले आपको लोगों ने सराखों पे बिठाया हो और अगले फिल्मों में वही लोग आपको जमीन पर डाल देंगे और फिर वही लोग आपको सर पे बिठाएंगे। सो every project, every day of shooting, every day of work is a challenge. सर एक थोड़ा सा पर्सनल प्रश्न पूछना चाहूंगा, कई सारे मित्रों ने पूछा इसलिए बुरा मत मानना। नहीं, आपके बेटे का नाम आपने जहांगीर रखा है, इस कारण से बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं, बहुत सारे मित्रों ने प्रश्न पूछा है, तो प्लीज अगर पॉसिबल हो तो उस पर थोड़ा सा बताइए। मेरा बेटा जहांगीर चिन्मय मांडलेकर, उसका जन्म हुआ था 21 मार्च 2013 को। उस दिन जमशेदी नौरोज था और उसका नाम मैंने जहांगीर रखा भारत रत्न जे.आर.डी. टाटा के ऊपर से। भारत रत्न जे.आर.डी. टाटा, जिन्होंने एयर इंडिया बनाई, जिन्होंने टाइटन बनाई, जिन्होंने टीसीएस बनाई। अब भारत के एक महान सुपुत्र के ऊपर अगर अपने बेटे का नाम रखना गलत है तो हाँ, मैं गलत हूँ। मुझे कई सारे लोगों ने इसका सवाल किया, ट्रोलिंग किया, मैंने आज तक किसी का भी जवाब नहीं दिया है। पहली बार मैं इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तो बाकी इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। और अगर सर मुझे अभी लगता है कि सबको इसका उत्तर मिल गया होगा बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब जो भी आपने आप विचार के बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब अभी इसके बाद कोई प्रश्न नहीं पूछ पाएगा, ऐसा मुझे लगता है इस पर। फिर चलिए, वो अपनी जिंदगी जी रहा। बहुत बड़ा शिव भक्त है मेरा बेटा, बहुत बड़ा शिव भक्त है। रोज रात को सोने से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को नमन करता है और फिर सोता है। तो बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया है, बहुत गंदे गंदे तरीके से ट्रोलिंग हुआ, कमेंट्स हुए। मैंने और मेरी पत्नी ने कभी इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि ट्रोलिंग का जवाब नहीं दिया जाता। आपने सवाल पूछा, मैंने सवाल का जवाब दिया। ट्रोल्स के लिए मेरे मन में कोई ना प्रेम भाव है, ना आदर भाव है, ना कुछ नहीं। चिन्मय सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, हमारे चैनल पर आए और खुलकर सभी प्रश्नों का आपने हृदय से उत्तर दिया। मैं चाहूंगा कि अब फिर अगली बार जब भी समय मिलेगा तो आप अवश्य हमारे चैनल पर आइए, और भी हम बहुत सारी बातें मैं आपके साथ करना चाहूंगा। और अगले आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे और हमारे चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू प्रतीक। और हमारी ये जो कोशिश है शिवराज अष्टक की, उसमें आप लगातार रूप से हर तरह से प्रोत्साहन देते हैं। टीजर के ऊपर, ट्रेलर के ऊपर, फिल्म के ऊपर। आज फिल्म रिलीज होने के बाद आपने इतना समय मेरे लिए निकाला, मुझे दिया। मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिवराय।